नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से जान गंवा चुके योद्धाओं के परिजनों को देगी 1 करोड़ रुपए। एनआईए छापेमारी के बाद पीएफआई पर लगाया गया बैन, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। विजय नायर को आज अदालत में पेश करेगी सीबीआई, आबकारी नीति मामले में हुई है गिरफ्तारी। भगत सिंह की जयंती पर आज सीएम केजरीवाल करेंगे ब्लड डोनेशन अभियान की शुरुआत, 50 जगहों पर लगेंगे कैंप। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बोले, सत्यमेव जयते। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से ड्यूटी के दौरान जान गंवा चुके कुछ और कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को केजरीवाल सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। दिल्ली सरकार 28 और कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान करेगी, जिनकी ड्यूटी के दौरान कोविड-19 में मौत हुई थी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 31 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, कोविड के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों जान बचाने वाले 28 कोरोना वॉरियर्स के परिवारों को आज 1-1 करोड़ रुपए की सहायता सम्मान राशि स्वीकृत की गई है। कोरोना वॉरियर्स के परिवारों की हर जरूरत में सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शहीद कोरोना योद्धाओं के परिवार के नुकसान की भरपाई कोई राशि नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवार को इस राशि से सम्मानजनक जीवन जीने का साधन जरूर मिलेगा। कोरोना योद्धाओं में डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता, डॉक्टर निजाम आलम, डॉक्टर लक्ष्मीकांत परिदा, डॉक्टर रमेश कुमार हिमथानी आदि लोग शामिल हैं, जिन्हें ये राशि दी जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया गया है। इस संगठन के खिलाफ देश भर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए अगले 5 साल के लिए उस पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध लागू होगा। इससे पहले एनआईए की तरफ से देश भर के तमाम राज्यों में इस संगठन के खिलाफ छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे, जिसमें टेरर लिंक के आरोप भी शामिल हैं। रेहब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, एम्पावर फाउंडेशन, रेहब फाउंडेशन और केरल समेत पीएफआई के सहयोगी संगठन और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश भर में जो कार्रवाई हुई है, उसे ऑपरेशन ओपेक्ट के नाम दिया गया है। इसके तहत पहले देश के कुछ राज्यों में छापेमारी हुई, लेकिन इसके बाद अचानक 15 राज्यों में एक साथ रेड डाली गई। इस दौरान तमाम पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही ऑपरेशन के दूसरे राउंड के तहत 27 सितंबर को देश के 8 राज्यों में एजेंसियों के इनपुट पर एटीएस और स्टेट पुलिस ने पीएफआई के कई ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और असम में सुरक्षा एजेंसियों की महारेड में पीएफआई के 170 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। वहीं असम और महाराष्ट्र में 25, यूपी में 57, दिल्ली में 30 और 21, गुजरात में 10, कर्नाटक में और 80 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान काफी अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कारोबारी विजय नायर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले में ये पहली गिरफ्तारी थी। नायर को आज दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने नायर को पूछताछ के लिए बुलाया था। सीबीआई अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। इस मामले में सीबीआई की ओर से दायर केस में विजय नायर 5वें नंबर का आरोपी है और वह इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उंडी मंच लाउचर के पूर्व सीईओ है। इससे पहले ईडी ने
उनके ठिकाने पर भी छापेमारी की थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि विजय नायर का आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने उसे मीडिया रणनीतिकार बताया। उनका कहना है कि वह गुजरात चुनाव के लिए रणनीति बना रहा था। सीबीआई का आरोप लगाया है कि वह विजय नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के नाम हैं। इन आरोपियों ने विजय नायर का नाम 5वें नंबर पर है। विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद आपने एक बयान जारी किया। पार्टी का कहना है कि विजय नायर आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं। वो पहले पंजाब और अब गुजरात में कम्युनिकेशन से जुड़ी रणनीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आबकारी नीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें अभी भी आबकारी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया हुआ है। आज देश भर में भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन यानी 28 सितंबर 1907 को शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ लोग आज रक्तदान करेंगे। दिल्ली सरकार इसके लिए 50 जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाएगी। सीएम केजरीवाल आज इस मेगा ब्लड डोनेशन अभियान की शुरुआत मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कल कहा कि कल भगत सिंह जी का जन्मदिन है। उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में कई जगह रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मेरी सभी से अपील है कि हर व्यक्ति रक्तदान जरूर करें। एक दूसरे ट्वीट में आज सीएम केजरीवाल ने भगत सिंह को नमन किया और उन्होंने कहा कि अमर बलिदानी शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हम सब 130 करोड़ भारतीयों को एक साथ मिलकर भगत सिंह जी के सपनों का भारत बनाना है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। सीएम ने कहा कि भगत सिंह ने इतनी कम उम्र में कुर्बानी दी। वे देश के हर युवा के दिल की धड़कन बने हुए हैं। देश के युवाओं ने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने जिन सपनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, दुख होता है कि आजादी के 70 से 75 साल बाद भी वे सपने पूरे नहीं हुए हैं। हम लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पक्ष में आदेश पारित करते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं को उनके खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं को एलजी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से मना किया। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेताओं को एलजी के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए कथित अपमानजनक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट को डिलीट करने को कहा। बता दें कि आप नेताओं ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग के प्रमुख रहते हुए नवंबर 2016 में 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। वहीं एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान आतिशी मार्लेना ने कहा था कि खादी ग्रामोद्योग के 2 कैशियर ने सक्सेना के खिलाफ गवाही दी है। इसके साथ ही आपने इस फैसले की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की मांग करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की गिरफ्तारी की मांग की थी। आप नेता ने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट मामला है, इसलिए ईडी को जांच करनी चाहिए और उनके कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी करनी चाहिए। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली तो लौट कर आता।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, भरता दो गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में धूप निकलने के साथ ही उमस भरी गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पूर्व अनुमान है कि आज भी धूप खिलेगी। हालांकि आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो सकता है। वहीं गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सोमवार तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। दूसरी तरफ नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में एक एंटी साइक्लोन प्रणाली बन गई है। इसके असर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें नमी की मात्रा में गिरावट आएगी। इस बीच निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां और अधिक अनुकूल हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच दिल्ली से मानसून की वापसी हो जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में इस साल मानसून के सीजन में जून से सितंबर तक 19% तक कम बारिश हुई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पहली बार किसी दिल के मरीज का रोबोट के जरिए इलाज किया गया है। डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान में इसे मील का पत्थर करार दिया है। दरअसल 54 वर्षीय एक महिला दिल के दर्द से परेशान थी। उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह सर्जरी का जख्म सह पाती। रोग बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर भी उसकी बीमारी देखकर परेशान थे। ऐसे में उम्मीद की किरण बना रोबोट। डॉक्टरों ने सफदरजंग अस्पताल में हाल ही में शुरू हुए रोबोटिक प्रोग्राम के जरिए मरीज की सर्जरी करने का फैसला किया और डॉक्टरों का ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। यदि डॉक्टर हाथ से उसका इलाज करते तो उसके शरीर की पसलियां तोड़नी पड़ती और उसके शरीर से काफी खून भी बहता, लेकिन रोबोट सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। न महिला की पसली तोड़नी पड़ी और न उसके शरीर से ज्यादा खून बहा। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के बाद महिला तेजी से स्वस्थ हो रही है। ये पहली बार है जब सफदरजंग अस्पताल में सफल रोबोटिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हुई है। इस विधि की मदद से केवल 3 छेद से दिल का इलाज हो गया। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर बीएल शेरवाल ने इस मील का पत्थर इसे बताया है। अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनुभव गुप्ता ने बताया कि महिला 10 सितंबर को भर्ती हुई थी। उसकी हालत को देखते हुए विभाग से डॉक्टर खुशवंत, डॉक्टर अजीत, एनेस्थीसिया से डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर इरा को टीम में शामिल किया गया। इनकी मदद से 17 सितंबर को पहली बार सफल रोबोटिक कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की गई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि महिला माइस्थीनिया ग्रेविस से परेशान थी। उसके दिल के पास थाइमोक्टिन बढ़ गया था। उन्होंने बताया कि महिला का शरीर सामान्य रूप से सर्जरी के लायक नहीं था। इसमें दिल के ऊपरी हिस्से में हड्डी को काटना पड़ता है। ऐसे में हमने रोबोट की मदद से सर्जरी करने का फैसला किया। रोबोट की मदद से 3 पोर्ट डालकर दिल के पास जमा थाइमोक्टिन को आसानी से निकाल दिया गया। महिला अब स्वस्थ और उसे अब अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सर्दी के मौसम में राजधानी में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 30 सितंबर को 15 सूत्रीय कार्य योजना की शुरुआत करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अपनी सरकार की 15 सूत्रीय कार्य योजना 30 सितंबर को जारी करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार ने 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के सभी स्थलों पर एंटी स्मोक उपकरण की तैनाती को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश के उल्लंघन पर परियोजना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के स्थलों पर एंटी स्मोक के उपकरण लगाना अनिवार्य था। गोपाल राय ने बताया कि सर्दी के मौसम को लेकर तैयार इस कार्य योजना के केंद्र में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन, खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, सार्वजनिक प्रदूषण वाले स्थल, स्मोक टावर, जन सहभागिता, पटाखा और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई समेत अन्य मुद्दे हैं। राय ने कहा कि जैसे ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदेश जारी करेगा, वैसे ही संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान और आसपास के इलाकों में हालात की गंभीरता के अनुरूप वायु प्रदूषण को रोक पर लागू कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरह अमान्य करने वाले हरियाणा के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही इस तरह 15 से 18 साल के लड़के और लड़की के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उसे घोषित किया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक विशेष कानून के नाते भारतीय दंड संहिता की आईपीसी के 1860 और 15 से 18 वर्ष की आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध पर लागू होता है। इसमें कहा गया था कि आईपीसी की धारा 375 का प्रचलित अपवाद 2 मनमाना और संविधान का उल्लंघन है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के मौजूदा अपवाद 2 को अमान्य करार दिया। इसके तहत 15 से 18 वर्ष की आयु के पुरुष और उसकी पत्नी के बीच संबंध धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के तहत ये बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य विधायकों के लिए ये बुद्धिमानी होगी कि वे बाल विवाह को शून्य बनाने के लिए कर्नाटक के मार्ग को अपनाएं। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि किसी नाबालिग लड़की और उसके पति के बीच यौन संबंध पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी के तहत एक दंडनीय अपराध हो। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इसके तहत बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2020 लाया गया था और कानून को अब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है। इसके बाद राज्य में बाल विवाह अब पूरी तरह निषेध होगा और नाबालिगों की शादी को उनके बालिग होने पर भी अदालत से मान्यता नहीं मिलेगी। दिल्ली यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का निकलना शुरू हो गया है। इस समय यमुना नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर बह रहा है। यमुना नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं यमुना का जलस्तर 260 मीटर को पार करने के बावजूद मंगलवार को आसपास के इलाके को खाली कराने के लिए अलर्ट जारी किया गया। इस बात की जानकारी पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने दी। पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने बताया कि नदी के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। इन लोगों के लिए सरकारी स्कूलों और आसपास के इलाकों में रेन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाकों में लगभग 37,000 लोगों के घर हैं जो वहां पर अपने परिवारों के साथ रहते हैं। इसीलिए अब बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को सावधान किया जा रहा है और इन्हें यहां से ऊंची जगह पर भेजा जा रहा है। दिल्ली में पिछले 2 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को यमुना नदी का जलस्तर
बढ़ा था, जो खतरे के निशान को पार कर गया था। इस दौरान यमुना के किनारे रहने वाले लगभग 7,000 लोगों को निकाला गया था। वहीं अधिकारियों ने हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से सुबह 7 बजे लगभग 96,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की जानकारी दी। बता दें कि पिछले साल 30 जुलाई को यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई थी और पुराने रेलवे ब्रिज का जलस्तर काफी बढ़ गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने छात्रों और शिक्षकों को विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास समूह में एकत्रित नहीं होने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि पुलिस ने पूरे ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंदी लगा रखी है। विश्वविद्यालय के मुख्य प्रॉक्टर ने सोमवार को जारी एक नोटिस में कहा कि जामिया नगर थाने के एसएचओ ने सूचित किया है कि 19 सितंबर से ये पाबंदियां लागू हैं, क्योंकि सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहां समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। नोटिस के अनुसार एसएचओ ने कहा कि 17 नवंबर तक पूरे ओखला क्षेत्र में ये पाबंदी लागू रहेगी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि यह आदेश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जारी कार्रवाई से जुड़ा है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी रहती है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है। मुख्य प्रॉक्टर की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि आदेश के मद्देनजर जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी छात्रों और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को सामूहिक रूप से या किसी मार्च, आंदोलन, धरने या बैठक के तहत परिसर के अंदर और बाहर इकट्ठा नहीं होने की सलाह दी जाती है। ये नोटिस जामिया के शिक्षकों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा के एक दिन बाद जारी किया गया। दिए गए आदेश के अनुसार पुलिस ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अनुमंडल के संपूर्ण क्षेत्राधिकारी में जुलूसों, रैलियां या समारोह में किसी भी रूप में मशाल, लाइव फायर आदि ले जाने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत 19 सितंबर से इसे लागू किया गया है। आदेश में कहा गया कि 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू है, जो कि 17 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ दिनों हुई बारिश के बाद से दिल्ली एनसीआर में मच्छर जनित बीमारियों के मामलों में तेजी आई है। दिल्ली में मच्छर जनित बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। वहीं सोमवार को भी शहर में डेंगू के 130 नए मामले सामने आए थे। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम ने लोगों को डेंगू से बचने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली की जनता के लिए जारी अपील में कहा है कि डेंगू, चिकनगुनिया वायरल रोग है। इन बीमारियों के लिए ना तो टीका बना है और एंटी वायरल दवा है। उनका कहना है कि इसकी रोकथाम और बचाव ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को मच्छरों का प्रजनन रोकने की मदद की अपील की। साथ ही इसके लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कुछ तरीके सुझाए,
जिसमें उन्होंने बताया कि अपने घरों और कार्यालय के आसपास जल भराव ना होने दें, कूलर से पानी निकालने के बाद उसे सुखा कर रखें। ऐसे टायर जिनका इस्तेमाल ना हो रहा है, टूटे हुए बर्तन, धातु और प्लास्टिक का कचरा और खुले में पड़े कबाड़ को हटाएं। पक्षियों के पानी पीने के बर्तन और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलते रहें। पानी की टंकियों और पानी के अन्य कंटेनरों को अच्छी तरह से बंद करके रखें। निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ठहराव को रोकें और उसे चैनलाइज करें। पूरी बाजू के कपड़े और मोजे और जूते पहनें जिससे मच्छर को काटने का मौका ना मिले। बुखार होने पर पैरासीटामोल की गोली लें और अधिक से अधिक पानी पिएं। वहीं एस्पिरिन और इब्रुफोन को दवा की तरह ना लें, जरूरी होने पर ही डॉक्टर से संपर्क करें। पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गोदावरी, साबरमती और पेरियार हॉस्टल की जर्जर हालत वाली तस्वीर सबके सामने आने के बाद कावेरी हॉस्टल के मेंस की एक ताजा तस्वीर सामने आई है। छात्रों द्वारा एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस कदर मेंस की हालत जर्जर बनी हुई है। वहीं दीवारों पर सीलन है जिसकी पपड़ी तक निकल रही है। छत का भी यही हाल है जहां से पानी लगातार टपक रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कावेरी मेस की ये तस्वीर वहां की है जहां छात्रों के लिए रोजाना खाना बनता है। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन किचन के है कि उसकी हालत वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे कि सालों से यहां पर कोई मरम्मत या रंगाई पुताई भी नहीं की गई हो। सभी दीवारें काली हैं, दीवारों पर सीलन के चलते पपड़ी निकल रही है, पानी टपक रहा है जिसके कारण पूरे किचन में काफी गंदगी फैली हुई है और उसी गंदगी में छात्रों के लिए खाना बनाया जाता है। और तो और खाना बनाकर वहीं पर रखा हुआ है जिससे ढककर रखने का भी कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फर्श पर और किचन के पास चूल्हे पर पानी पड़ा हुआ है जिसके चलते काफी गंदगी नजर आ रही है और इस गंदगी में छात्रों के लिए खाना बन रहा है। वहीं छात्रों ने लग रहा है कि कोई सालों पुराना ढाबा है जो इस तरीके से गंदगी में चलाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि बारिश के मौसम में इस तरीके से गंदगी मजबूर है जिसके चलते हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन छात्र फिर भी इसी मेस का खाना खाने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में नवरात्र और रामलीला के चलते अगले 10 दिनों तक कई इलाकों में शाम के समय ट्रैफिक की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले घर से निकलें। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार दिल्ली में रामलीला सोमवार से 5 अक्टूबर तक शाम 6 बजे से 11 बजे के बीच दिल्ली भर में मनाई जाएगी, जिससे राजधानी के कई इलाकों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 46 मुख्य स्थान हैं जहां पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाल किला, रामलीला मैदान, जेएलएन मार्ग, दक्षिणपुरी, सरोजनी नगर, आरकेपुरम, सेक्टर 5, द्वारका, पंजाबी बाग, हरिनगर और गांधीनगर हैं। इस इलाके के विभिन्न कॉलोनियों और खुले मैदानों में स्थानीय निवासियों के आरडब्ल्यूए द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा सकता है। वहीं कुछ रामलीला समितियां अपने इलाकों में जुलूस भी निकाल सकती हैं, जिसके चलते ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी में बताया गया कि रामलीला मैदान और लाल किले पर होने वाले मंचन के समय कई वीआईपी व्यक्तियों के मौजूद रहने की उम्मीद है, इसीलिए इन जगहों पर शाम में ट्रैफिक अधिक प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और तुर्कमान गेट पर भी जनरल ट्रैफिक की आवाजाही पर प्रतिबंध हो सकता है, क्योंकि यहां पर राजधानी की प्रमुख रामलीलाएं होंगी। इसके अलावा सोमवार से 5 अक्टूबर तक नवरात्र का उत्सव भी मनाया जाना है। दिल्ली में मुख्य 6 मंदिर हैं जहां पर भक्तों की काफी भीड़ रहती है। उनमें झंडे वाला मंदिर, कैलाश कॉलोनी में दुर्गा मंदिर, ग्रेटर कैलाश 1 में पहाड़ी वाला मंदिर, आध्या कात्यायनी शक्तिपीठ, कालकाजी मंदिर और छतरपुर में मंदिर का नाम है। इन मंदिरों के आसपास भी ट्रैफिक रहने का आसार है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे समय से पहले अपने घर से निकले। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ मवेशियों में लंपी वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण शुरू किया है। इस वायरस ने अब तक राष्ट्रीय राजधानी में 571 जानवरों को संक्रमित किया। हालांकि दिल्ली में अब तक कुल 275 जानवर इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 296 है। पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हमने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड से बकरी के चेचक के
टीके की 25,000 खुराक खरीदी है। आज से दिल्ली में स्वस्थ मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये खुराकें निःशुल्क दी जाएंगी। टीकाकरण अभियान को पूरा करने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार रिंग टीकाकरण रणनीति अपनाएगी, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्वस्थ मवेशियों को वायरस के उत्तरकाशी स्ट्रेन से टीका लगाया जाएगा। लंपी वायरस के अधिकांश मामले दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिले के गोयला डेरी क्षेत्र, रेवला खानपुर क्षेत्र, घुमनहेरा और नजफगढ़ में पाए गए हैं। अभी तक इस संक्रमण से राजधानी एक भी मवेशी की मौत नहीं हुई है। अधिकारियों ने 11 सितंबर को राजधानी में लंपी वायरस के 173 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला अगस्त के अंत में पता चला था। वहीं दिल्ली सरकार ने 4 मोबाइल पशु चिकित्सालय तैनात किए हैं और सैंपल इकट्ठा करने के लिए 11 रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया है। वहीं 4 टीमें लोगों में वायरस के प्रति जागरूकता पैदा कर रही हैं। सरकार ने बीमारी से संबंधित वार्ड बनाया गया है। इस गौशाला में 4500 मवेशी रह सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।